हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को। तो मेरे साथ बने रहिएगा शुरू से एंड तक। और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आपको प्राप्त होगा टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी सुचारू रूप से और सुदृढ़ रूप से होती रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न इसका क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हैं: सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जगजीवन राम, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन रहा है दोस्त, वो बन रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन है जगजीवन राम, ये श्रम मंत्रालय के मंत्री थे, ठीक है, श्रम मंत्री थे। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये विधि मंत्री थे, ठीक है, हमारे देश के यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य और श्रीगुप्त। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से खिलजी वंश के संस्थापक थे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलोल लोदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो गयासुद्दीन तुगलक हैं, ठीक है, ये तुगलक वंश के संस्थापक है, ठीक है। ये तुगलक वंश के संस्थापक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ये किस वंश के संस्थापक है? तो ये गुलाम वंश के संस्थापक है, ठीक है। और बहलोल लोदी जो हैं ये लोदी वंश के संस्थापक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन से भक्ति काल, गुप्त काल, वीरगाथा काल और रीति काल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुप्त काल, ठीक है। भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण काल है वो गुप्त काल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है 1526 ईस्वी में, ठीक है। कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। तो इस जो लड़ाई में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें किसकी विजय हुई थी? तो इसमें बाबर की विजय हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। किसका? मुगल वंश का संस्थापक था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन से देखिए एडोल्फ हिटलर, बरदोली की महिलाएं, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो किसने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने उनको गुरुदेव कहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये काफ़ी सेलेक्टेड हैं, ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा, इनको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो प्रश्न है, प्रश्न को देख लेते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है, कौन सा ग्रह है सबसे निकटतम? तो ये जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह, ठीक है। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है। इस शुक्र ग्रह को हम लोग सांझ का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, और ये सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, ठीक है।
तो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश बताना है, ठीक है। तो वो छोटा देश कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी मालदीव जो है ये एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं? वैसे तो हम जानते हैं क्षोभ मंडल कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में अगर ऑप्शंस आ जाते हैं तो क्षोभ मंडल आप आसानी से पहचान जाओगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके से दे दिया जाता है एग्जाम में, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एक्सोस्फियर्स, आइनोस्फियर्स, ठीक है। तो उस समय दिक्कत हो जाती है क्योंकि हमने इंग्लिश वाला नाम याद ही नहीं कर रखा होता है, ठीक है। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था एक एग्जाम में, मैं वहाँ पर गलत करके चला आया था, ठीक है। वहाँ पर इसी तरीके से पूछ लिया गया था, जबकि मुझे हिंदी में आता था, हिंदी में भी यही लिखा था और इंग्लिश में भी यही लिखा था। इस वजह से यहाँ पर गलती हो गई थी मेरी, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो मैं हमेशा आप लोगों को इस तरीके से लिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप हिंदी वाला वर्ड तो समझ जाएंगे, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर जो है क्षोभ मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर जो है क्या है, समताप मंडल है, एक्सोस्फीयर्स बहिर्मंडल है, आइनोस्फीयर्स आयन मंडल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर पहचान कर सकते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर में थोड़ा सा दिक्कत होगी याद करने में, उसको मैं बता देता हूँ कि स्ट्रेटोस्फीयर जो है एस से स्टार्ट हो रहा है ना, तो एस से समताप स्टार्ट होता है, समताप मंडल, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोरिलेट कर लीजिए, एस फॉर समताप मंडल और एस फॉर स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर ये क्षोभ मंडल हो गया, क्या हो गया, क्षोभ मंडल हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो है आपका कौन सा परत, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। इसको हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर द्वीप नहीं है, ये क्या है, द्वीप है, ठीक है। इसको आप सही कर लीजिएगा। किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्हीलर द्वीप, ठीक है। कौन सा द्वीप है, व्हीलर द्वीप है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध परियोजना की बात की गई, तो टिहरी जो है ये कहाँ पर है, उत्तराखंड। तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड की नदी ही होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, भागीरथी नदी, ठीक है। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध परियोजना बनाई गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है, ठीक है, किस राज्य में है। ऑप्शन देख लीजिए, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, असम है, महाराष्ट्र है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, असम है, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शंस है गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी, कोसी नदी। देखिए अयोध्या से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अयोध्या काफ़ी अभी चर्चा में है, ठीक है। वहाँ पे राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तो इस वजह से इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अयोध्या किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो आप इसका राइट आंसर लगाएंगे, सरयू नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए और अयोध्या से संबंधित करंट अफेयर को भी आप लोग देख लीजिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। तो स्वतंत्रता का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किया गया है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अनुच्छेद 20 में किसका उल्लेख किया गया है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 20 में किया गया है। अनुच्छेद 32 में किसका, तो ये किया गया है सांविधानिक उपचारों का जो अधिकार होता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 17 में किसका उल्लेख किया गया है, तो वो अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि छुआछूत का अंत का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 17 में किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको पता ही होगा जहाँ तक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति की अगर नियुक्ति की बात की जाए, मतलब उसको शपथ कौन दिलाता है, तो उसको शपथ कौन दिलाता है,
तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, ठीक है। कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, दिल्ली राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या है, ठीक है। यहाँ दिल्ली से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग दिल्ली से संबंधित क्वेश्चंस को भी कहीं किसी भी माध्यम से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दिल्ली राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है, 70 है, ठीक है। कितने हैं? 70 हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे गहरी नदी घाटी है, ठीक है। भारत में सबसे गहरी नदी घाटी है वो है भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूटिया और लेपचा, ठीक है। भूटिया और लेपचा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो कहाँ पाई जाती हैं ये जो जनजातियाँ हैं, ठीक है। तो ये पाई जाती हैं सिक्किम राज्य में, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, क्या है? यहाँ पर खाली स्थान है और उसके आगे लिखा है माइक्रो प्रोसेसर। जो कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो चिप। क्या बोला जाता है? माइक्रो चिप बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? यानी कि तत्व है यहाँ पर क्या है? तो देखो आर्द्रता तो होती है, मौसम का एक महत्वपूर्ण तत्व है वो भी, तापमान भी है, पवन भी है और एक वृष्टि है। लेकिन इसमें जो दुष्प्रभाव छोड़ता है वो वृष्टि छोड़ती है। क्या छोड़ती है? वृष्टि। जैसे ओलावृष्टि हो गई, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि ओला गिरता है और पूरा फसल को नष्ट करके चला जाता है। तो ये जो है अपना दुष्प्रभाव छोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नकदी फसल में शामिल नहीं है, ठीक है। नकदी फसल में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, नकदी फसल किसे कहते हैं? ऐसी फसलें जिनको बेचकर हम पैसा लेके आते हैं, ठीक है। जिनको बेचते हैं और पैसा आ जाता है, ठीक है। जैसे गन्ना हुआ, ठीक है, जूट हुआ, ये सब क्या है? नकदी फसलें हैं, ठीक है। और उसके अलावा कपास है, ये भी नकदी फसलें। इसको हम काट के क्या नाम चावल बना के, भात बना के नहीं खाते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या है? नकदी फसल में शामिल नहीं है। कौन? तो यहाँ पर देखिए आप लोग, गेहूँ, ठीक है। गेहूँ जो है नकदी फसल नहीं है, ठीक है। नकदी कहने का मतलब व्यापारिक फसल नहीं है, ठीक है। चलिए तो और बाकी ये कपास भी है, गन्ना भी है, जूट भी है, ये सब नकदी फसलें हैं, ठीक है। ये सब नकदी फसलें हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल, ऐसी फसलें जो रबी, यानी कि रबी से आप लोग थोड़ा सा अर्थ निकालिए, क्या है? गर्मी। रबी का अर्थ क्या होता है? सूर्य वैसे होता है, और सूर्य जब निकलता है तो गर्मी होती है। तो ऐसी फसलें जो गर्मी में काटी जाती हैं, जैसे अप्रैल हुआ, मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, तो उनको रबी की फसलें बोलते हैं। जैसे जौ हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? रबी की फसलें हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है ना कि भारत में रबी की फसल नहीं है, ठीक है। इनमें 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 हमको बताना है कि भारत में ये जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इनमें से रबी की फसल नहीं है। तो कौन सी रबी की फसल नहीं है यहाँ पर? ठीक है, तो जूट जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है, वो करेक्ट है। ये भारत में रबी की फसल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ऑपरेशन फ्लड आपको दिख रहा है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड, फ्लड का मीन्स क्या होता है? बाढ़ आना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बाढ़ से रिलेटेड नहीं है ये किससे रिलेटेड है? ये है दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंध रखता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत मतलब सफ़ेद और क्रांति मतलब क्रांति, ठीक है। एक श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो सबसे पहली बात हम जान लेते हैं, दूध से संबंधित है, ठीक है। किससे? दुग्ध से संबंधित है ये भी, ठीक है। इसके जनक कौन माने जाते हैं भारत में? तो ये हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।